अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, क्योंकि 54 तक हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य कालीन विद्वानों में किन का नाम आता है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब कौटिल्य का भी नाम आता है, पाणिनि का भी नाम आता है और उपावर्ष का भी नाम आता है। तो इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा एवं तीसरा। मतलब पाटलिपुत्र स्थित राज प्रसाद के अवशेष। सेकंड है दीदारगंज की अच्छी। थर्ड है बराबर की गुफाएं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है, द्वितीय स्तंभ लेख से भी मिलती है, 7वें शिलालेख से भी मिलती है और द्वादश शिलालेख से भी मिलती है। तो उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म के अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो ये किया गया है नवम शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं, आर्थिक संकट नहीं शामिल है। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो ये हुआ शुंग वंश का। शुंग वंश का शासन काल 185 ईस्वी से लेकर 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ था। तो ये हुआ था शुंग वंश। पाटलिपुत्र और डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। तो ये हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो किसने किया था, पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो ये हुआ था कर्ण वंश। कर्ण वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक, मतलब ईसा पूर्व तक रहा। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कर्ण वंश की नींव डाली। कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की किसने, तो आंध्र सातवाहनों ने। फिर एक कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया। तो ये था मित्र वंश। शुंग वंश के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त है। तो ये है बोधगया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। तो ये दिया था अश्वघोष ने। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वो यहाँ से अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। तो पहले हर्यक वंश, शिशु नाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश। देखो जो शिशु है वो कैसा है, हरा, और हरा कपड़ा पहने हुए जो शिशु है उसको नंद लिए हुए है। और नंद जो है वो कौन है, मौर्य है। और मौर्य के यहाँ ठीक है जो है शुंग रहता है, और कैसा है वो, काला है, ऐसे याद कर लो।
फिर शुंग वंश की राजधानी कौन है, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। कर्ण वंश की राजधानी, तो ये पाटलिपुत्र। फिर कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था, तो ये किए थे 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। फिर कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था, तो यह किया था अंग एवं मगध से। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। फिर है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका रहा, तो यह रहा था लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ, तो यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान आशुघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था, तो ये था कनिष्क। किसको, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान आशुघोष को जो है प्रश्रय देने वाला शासक कौन था, कनिष्क। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। फिर चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, तो ये था 320। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। फिर किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा, तो ये समुद्रगुप्त ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है किसको, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को। फिर गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो ये समुद्रगुप्त ने। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो यह है गुप्त वंश। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो वो था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। फिर एक बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई थी, तो ये हुई थी गुप्त काल में। फिर चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा, तो ये था 3 साल तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था, तो यह था पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है, तो ये हुई है शाहाबाद। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से, सुल्तानगंज से। फिर राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं, तो यह है गुप्त काल के। फिर राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ या माना गया, तो ये गुप्त काल में। फिर तीर भुक्ति मतलब आधुनिक जो दरभंगा है उसका राज्यपाल कौन था, तो ये था गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो ये था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन काल के दौरान आया था, तो यह था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर किसने वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में लगभग देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे। यहाँ रोगियों को मुफ्त
भोजन तथा दवाएं दी जाती थी, तो ये फाहियान। गुप्त संवत का प्रारंभ या आरंभ होता है, तो ये 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं, तो ये है हरिसेन, प्रयाग हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए, तो समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है, तो ये है समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो इसमें हुड़ों के आक्रमण और जो है प्रशासन की सामंती स्वरूप, और सी क्या हो जाएगा, कमज़ोर शासक। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था, तो ये हुआ था नरसिंहगुप्त। फिर एक गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो कौन थे, तो इसमें वराह मिहिर और आर्यभट्ट, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था, तो ये कौन था, कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। फिर मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था, तो ये किसने किया था, कुमारगुप्त थर्ड ने। फिर मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया, तो ये कौन हो जाएगा, दामोदर गुप्त। फिर है हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया, तो किसने बनाया था, माधवगुप्त ने। देखो हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया, तो माधवगुप्त। फिर है हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किया था किसने, तो आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। फिर मगध के किस वर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, तो ये आदित्य सेन ने। फिर मगध के परिवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो ये था जीवित गुप्त सेकंड। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। फिर मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है, तो ये कहा गया कृष्णगुप्त को। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। फिर मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा, सी का 3, सी का हो जाएगा 3 और इसका ये हो जाएगा। तो हर्षगुप्त जो थे उनकी उपाधि थी वीर योद्धा, और कुमार गुप्त को जो है महाराजा धीराज कहा जाता था, और जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर यानी कि क्षितिज चूड़ामणि, और आदित्य सेन को परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता है, तो यह हो जाएगा जीवित गुप्त। फिर है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था, तो ये था आदित्य सेन। फिर है मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन
से भारत की यात्रा की थी? तो ये आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है? तो इसमें हो जाएगा पहले कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त और दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था लगभग 673 ईस्वी में। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी में लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी मतलब नालंदा। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से लेकर 640 यानी जो है 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। फिर ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो सन 635 में। फिर बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो यह था शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं जो है धर्मांध था। फिर ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में। पाल वंश के संस्थापक थे? तो ये थे गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से लेकर 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो ये था धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेकर 810 तक था। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो ये किया था पाल वंश। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो यह था भागलपुर। यह भागलपुर पाथरघाट में स्थित था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? तो यह था हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। फिर अगला क्वेश्चन है मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? तो यह था देवपाल। फिर अगला क्वेश्चन है पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो ये महायान। फिर अगला क्वेश्चन है किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? तो ये था देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान में के रूप में दिया था। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? तो ये धर्मपाल ने। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो ये गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ? तो ये था पाल युग। फिर बिहार में पाल युग के कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी? तो ये थी धीमन एवं बिठफाल की। फिर है पाल कालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठफाल कहाँ के निवासी थे? तो ये थे नालंदा के। फिर अगला क्वेश्चन है पाल कालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है? तो ये है नालंदा एवं कुकरीहार गया से। फिर पाल कालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिट्ठफाल समकालीन थे किसके? तो ये धर्मपाल एवं देवपाल के। फिर चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंच रच किस युग के हैं? तो ये है पाल युग। फिर पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये है नालंदा। फिर पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे? तो ये है पाटलिपुत्र से। प्रातः काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? मगध को।
देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो ये नालंदा। फिर अगला क्वेश्चन है, मिथिला या तिरहुत के करनाट राज्य का उदय 1997 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ? तो ये था रामपाल। फिर मिथिला या तिरहुत के करनाट राज्य का संस्थापक था? तो ये कौन था? नन्य देव। मिथिला के करकाट शासकों की राजधानी थी? तो ये थी सिमरावगढ़। फिर करनाट वंश का अंतिम शासक था? तो ये हरि सिंह। करनाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ? तो ये हुआ था 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो ये हुआ था करनाट वंश में। फिर तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था? तो ये आया था 1234 ईस्वी में। फिर बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय करनाट राज्य पर किसका शासन था? तो ये था नरसिंह देव। फिर तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब बी और सी, मुल्ला तकिया और धर्मा स्वामिन। फिर तुगन के अभियान के समय करकाट राज्य का शासक था? तो ये कौन था? राम सिंह देव। फिर करनाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो ये था हरि सिंह देव। फिर पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो ये था हरि सिंह देव। फिर बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो ये था इब्ने बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी तो बिहार शरीफ ओदंतपुरी की। इसने जो है बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खलजी ने करवाया। फिर बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनवाया? तो ये बनवाया था बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था? कौन था उस समय? इंद्रयुम्न पाल। फिर बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था तो कौन था? लक्ष्मण सेन। फिर बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ था 12वीं शताब्दी। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे तो ये थे मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ये था ताज फकीह। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तो यह है तौकाते नासरी। फिर बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था तो यह था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था तो ये था इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो ये किसने किया था? हिशामुद्दीन एवज। फिर निम्न में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो ये मुबारिज खां। फिर किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये था तुगलक काल में। फिर बिहार के करनाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो ये था दरभंगा तिरहुत।
फिर दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, तो ये थी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, तो ये था तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा, तो ये था तुगलक वंश। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था, तो ये था तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या जो है मलिक बया का मकबरा है, तो ये है मकबरा कहाँ है, बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था, तो किसका आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिर अगला है फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो बिहार शरीफ। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ, तो ये हुआ था गयासुद्दीन तुगलक। फिर एक मोहम्मद तुगलक के काल में बिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, उन जो है 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था, तो ये कौन, वैन क्या है, वंश क्या हो जाएगा, बैनवार वंश। फिर तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने जो है अपने काव्य की रचना की, तो ये शिव सिंह। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, तो ये है कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तबकाते नासिरी। फिर इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी। क्या हो जाएगा, दरिया खां नुहानी। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ, तो ये हुआ था 13वीं शताब्दी में। फिर वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है, तो ये मिलता है तबकाते नासिरी में। फिर है कि सुल्तान ने तिरहुत को जो है तुगलकपुर नाम दिया, तो ये दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। कि सुल्तान ने तिरहुत यानी कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कि सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए, तो ये फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे, तो कौन रहे थे, मलिक बया और मजदुल मुल्क। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया, तो कौन सा हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था, तो यह था मनेर में। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता थी है, तो ये है सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वॉल्स और लंबू तरह गुंबद अथवा क्या कॉनिकल डोम, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ये और भी दोनों। फिर मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है, तो ये है मुखदुम यहिया। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ है, तो ये खरवार। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया, तो भार। 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य
संगठित हुआ? तो ये हो जाएगा चेरो राज्य। फिर चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो ये हो जाएगा, एक पहला हो जाएगा मतलब तुगलक वंश, और हो जाएगा सूर वंश, और कौन सा हो जाएगा जो है मुगल वंश। दलपत शाही का संबंध किस राज्य में था? तो ये उज्जैनिया राज्य। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में स्थापित किया? तो किसने? उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये चेरो शासकों से। फिर बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? तो ये हो जाएगा चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की। फिर है किसे चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो ये हो जाएंगे कौन से? फूलचंद्र ने। फिर चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ था उज्जैनिया शासक। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमरांव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। तो कौन? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ढावा, बेहटा और बक्सर। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो ये बाघमल नहीं थे। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं। तो ये शाहाबाद के चेर से। फिर बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। तो ये हो जाएगा नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया? तो ये था दरिया खां नुहानी। फिर हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। तो ये हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? बनाया गया, देखो हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जो है इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। किसको? दरिया खां नुहानी को। फिर है कि बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां, बंगाल के सुल्तान जो थे, के अधीन था। फिर किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो ये थे फूलचंद। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो उज्जैनिया शासक। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमरांव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही। तो डी हो जाएगा, ढावा, बेहटा और बक्सर। फिर भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो ये बाघमल नहीं थे। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े थे, वे संबंधित हैं। तो किससे? शाहाबाद के चेर से। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। तो यह नुहानी कबीले की। फिर सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो ये किसने? डी हो जाएगा, दरिया खां नुहानी। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार नुहानी राज्य का संस्थापक था। तो कौन से राज्य का? मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। तो ये मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता घोषित की। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां, बंगाल के सुल्तान के अधीन था। ये 2 बार हो गया, ठीक है। फिर है कि जो है ये हो जाएगा 42। करम महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया?
तो ये क्या हो जाएगा, जलाल खां को। यह मोहम्मद शाह नूहानी का पुत्र था। फिर सूर साम्राज्य या शेरशाह सूरी 1540 से 45। सूरवंश की स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था, फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी किसने, तो ये थी मोहम्मद नूहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के, तो सासाराम के। फिर शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था, तो जलाल खां। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ, तो ये हो जाएगा सूरजगढ़ा का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो ये हो जाएगा चौसा का युद्ध और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। फिर शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है, तो ये मिलती है तारीख़ दाऊदी। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई, तो यह थी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। फिर 43 अभी क्या था, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो ये सहसराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो ये था दाऊद खां करारानी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो यह सहसराम में। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है, तो मिलती है तारीख़ दाऊदी में। तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की है। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया, तो ये किया गया था जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन। फिर बिहार राज्य में स्थित सासाराम यानी कि रोहतास के किला का निर्माण करवाया था किसने, तो शेर शाह ने। फिर निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया, तो इसमें से इबादत खाना का निर्माण नहीं करवाया गया। फिर मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था, तो शेर शाह ने। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध था, तो वही सभी मतलब शेर शाह सूरी, हसन खां सूर और इस्लाम शाह के मकबरे, सबके मकबरे यही थे। फिर शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है, तो इसमें हो जाएगा ये झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है, ये भी सही है। ये सही है। फिर यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं, तो ये भी सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में, तो ये भी सही है। उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। फिर पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी। फिर प्रसिद्ध सूफी संत शेख वडन किस अफगान शासक के समकालीन थे, तो ये कौन सा हो जाएगा, शेर शाह और इस्लाम शाह। फिर अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है, तो है इस्लाम शाह का। फिर शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थीं, तो थी 7। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ, तो ये हुआ था 5 लाख। फिर मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया, तो ये हो जाएगा महमूद लोदी। घाघरा के युद्ध 6 मई 1929 में बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया। फिर अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था, तो ये दाऊद खां को। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया, तो ये इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, मुनीम खां। फिर 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया था खान आजम मिर्जा अजीज कोका को। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा, तो ये अकबर के समय में कहाँ उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था, तो ये हो जाएगा जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था।
फिर बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था, तो ये अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, तो ये 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी बंदरगाह का भ्रमण दर्शन किया था, तो किसने किया था? बाबर ने। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी, तो ये थी हुमायूं। फिर हुमायूं थी, ठीक है। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था, तो ये अकबर ने। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी, तो ये हो जाएगा शाहजहां। फिर मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडल थी, तो ये हो जाएगा 7। फिर है अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो ये था राजा मानसिंह। फिर बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया, तो ये हो जाएगा राजा मानसिंह। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए, तो ये अकबर। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना या पुरानी है, तो कौन सा है? हाजीपुर की जामा मस्जिद। फिर राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था, तो ये हुआ था 1 करोड़ का। फिर बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था, तो यह था 1702 से 1712 तक। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों यानी प्रमंडलों की संख्या थी, तो वो थी 8। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई, तो ये हुई थी जहांगीर के समय। सिख गुरुओं में जहांगीर के काल में, ठीक है। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुरु नानक का भी, और किसका? गुरु तेग बहादुर का भी, और ये गुरु गोविंद सिंह का भी। फिर किस मुगल, इसका आंसर बिहार से घनिष्ठ संबंध था। फिर किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया, तो ये फर्रुखशियर। फिर ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था, तो जहांगीर। फिर ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, तो ये अकबर। फिर राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाएगा अकबर ने किया था। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। फिर मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, तो ये जो है राजकुमार परवेज को। फिर राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था, तो ये औरंगजेब। फिर पटना को अजीमाबाद नाम दिया था, तो ये राजकुमार अजीम ने। फिर वह प्रथम मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो ये हो जाएगा फारुखशियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ, तो ये होता फर्रुखशियर। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर जो है बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर था, तो यह था मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा, तो ये था उपायुक्त सभी सुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां। फिर बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ, तो ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। फिर मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता है, तो ये हो जाएगा एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों में। फिर बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने, तो इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है, तो जो है इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला है
1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार से इसे मिथिला का राज्य दे दिया? तो ये हो जाएगा आंसर सी, महेश ठाकुर को। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? तो शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? 1576 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य में अधीन कर लिया। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये 1733 ईस्वी में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था? तो ये हो जाएगा शहजादा परवेज। फिर है नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल था? तो 1734 से 1740। अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था? तो 1740 में। फिर है बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? तो ये मीर कासिम। फिर 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई? तो यह जाएगा हैवत जंग। 1748 में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? तो ये अफगानों को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो ये था राजा राम नारायण। फिर 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो सुजाउद्दीन। फिर अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये पटना के युद्ध में। फिर बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो ये फतुहा के समीप। फिर बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत। 1748 ईस्वी में उसका वध किया गया। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला था? तो पटना सिटी नेपाली कोठी। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो ये 1734 में। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो क्या क्या करती थी? अनाज, सोरा और वस्त्र। फिर अंग्रेज़ों की मतलब सभी चीज़ें, ठीक है, इसमें उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अंग्रेज़ों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री था? तो आयात क्या था? अनाज, सोरा और अफीम। फिर किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो ये जॉन मार्शल ने। फिर अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां के समय। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थीं? तो कौन थी? भंडारण केंद्र और क्या व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां क्या थी? भंडारण केंद्र, भंडारण, व्यापारिक और प्रशासनिक। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो शाहजहां शासक के शासनकाल में। फिर है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, कौन आया था? पुर्तगाली। फिर अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये आलमगंज पटना में। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। फिर है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो ये बना था 1664 ईस्वी में। फिर बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1632 में। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो ये हो जाएगा 1774 में। फिर किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो ये तैवर्निए। यह एक फ्रांसीसी यात्री था। फिर किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी? तो ये मैनरीफ ने। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान
जो है गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, तो ये थी अंग्रेज फैक्ट्री। फिर प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब बना, कौन बना था? मीरन। फिर है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये किसने बनाया था? मीर कासिम ने। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो ये राल्फ फीच। फिर बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था किसने? तो अली गौहर ने। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था किसने? तो ये क्या था? शाह आलम द्वितीय ने। ये जो है अंग्रेज़ों को यह अधिकार 1765 में मिला। फिर मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो ये ले गया था जो है अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। फिर है बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था, तो ये हो जाएगा 1970 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। फिर धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1767 में। फिर पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया? तो अनाज के भंडारण के लिए। फिर पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोल घर का निर्माण जॉन गायस्टिन ने कराया था। फिर बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो इसमें से बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया और 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। फिर 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, तो वो थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। फिर बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो किसने किया था? ये मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। फिर बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य और जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया, तो ये आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। कामगार खां नरहिंड के जमींदार पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी थे। फिर मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो हो जाएगा आंसर इसका मुंगेर। फिर बक्सर का युद्ध हुआ था, तो ये 22 अक्टूबर 1764 को। फिर देखो बक्सर यानी कि बिहार के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम यानी बंगाल, सुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। फिर है बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। फिर 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था, तो किसने? सी ऑप्शन हो जाएगा इकबाल अली खां, नारायण सिंह, दोनों ने। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने। फिर किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय। फिर अगला क्वेश्चन है 54। तो 23वां क्वेश्चन है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था? तो इसने नवाब मीर कासिम ने। ठीक है, सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ये दी थी 26 लाख रुपए में। ठीक, सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का
कि अंग्रेज़ों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये था नवाब मुनीरुद्दौला। ठीक, ये ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे, मतलब सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये की थी 12 अगस्त 1765 में। फिर हो जाएगा 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे तो कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। फिर बिहार में धीरज नारायण सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? तो ये बना था 1766 ईस्वी में। फिर है 1761 में बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था राजबल्लभ को। किसको बनाया गया था? राजबल्लभ को। फिर है 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जो राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया था? तो यह था राजा सिताब राय को। फिर है बिहार यानी कि पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया था, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये 1770। फिर बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो ये सर जॉन शोर। फिर अगला कुछ अब हम देखते हैं, बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिहार का थोड़ा सा मैप देख लेंगे। ये ठीक, देखो ये क्या है? ये है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, फिर इसके बाद में मोतिहारी, फिर इसके बाद में इधर आएंगे मधुबनी पड़ता है, फिर अररिया, ऐसे करके आप टोटल आप बताएंगे कि कितने ज़िले हैं बिहार में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।